आजकल ऐसा लगता है कि आईपीएल में बैटिंग नहीं, बैटिंग में आईपीएल हो रहा है। 200, 215, 230, 250 बीजेपी की इतनी सीटें नहीं आ रही। लाइक बीजेपी एंड सेक्युलर, जून एंड ठंड। लाइक रिजवान का विन एंड स्पीक अप आफ्टर सच अ स्टॉर्म इज समथिंग ओनली अ ट्रू रेबेल कुड शो। कोई लड़का आपकी वैजने पर कमेंट करेगा तो आप उसको पैसी बोलोगे ना, लैंड जिहाद, लव जिहाद, यूपीएससी जिहाद, शरबत जिहाद। आप किसी को पैथेटिक बोल के एम्पैथेटिक नहीं हो सकते ना। बेसिकली भाषा में थोड़ा सुधार लाया जा सकता था। समाज की हकीकत है कि ऑलमोस्ट हर गाली एक लड़की के लिए होती है, बशर्ते वो लड़की के मुंह से ना निकले। आपको हैप्पी सिंह बनना था, आप कभी भी सिंह बन गए। नमस्कार, आदाब, दिस इज सार्थक एंड वेलकम बैक ऑन द संडे शो। वो शो जहां हम करेंगे न्यूज की बात एंटरटेनमेंट के साथ। क्यूट लिटिल रेड फ्लैग्स, ये कन्या याद है आपको? नाम है अपूर्वा मखीजा AKA द रिबेल किड। याद दिलाता हूं। क्यों भाई, नाम सेंसेशन खत्म हो गई है क्या? कभी ना देखी है माँ से निकलने के बाद। कुछ महीनों पहले ये क्लिप वायरल होने के बाद अपूर्वा भी रातों रात सेंसेशन बन गई थी। एंड इफ यू आस्क मी, फालतू में लपेटे में आ गई। उसने ऐसा कुछ डिसरिस्पेक्टफुल सामने से कहा भी नहीं था। मैं रणवीर भाई के साथ गेहूं में घुन की तरह पिस गई। ऑल शी डिड वाज स्टैंड अप फॉर हरसेल्फ। कोई लड़का आपकी वैजने पर कमेंट करेगा तो आप उसको पैसी बोलोगे ना। खैर, समय के शो में आने के बाद, खराब समय में जाने के बाद अब ये वापस आ गई हैं। एक इंस्टाग्राम पोस्ट डाला जहां मल्टीपल स्लाइड्स में अपूर्वा ने देश की संस्कृति दिखाई और फिर एक यूट्यूब वीडियो में बताया कि जब ये पूरा कांड कलेश हो रहा था तो बैक स्टेज में इनकी और इनकी फैमिली के ऊपर क्या बीत रही थी। मेरे पेरेंट्स के बारे में लोगों ने बहुत बोला है थ्रू आउट दिस कंट्रोवर्सी, बट दे आर जेन्युइनली रियली सिंपल पीपल हु ट्राइड देयर बेस्ट। They really didn't deserve this. देखो, नॉट माई प्लेस एज अ गाय, बट मुझे नहीं लगता कुछ ऐसा सरप्राइजिंग उसने कहा या दिखाया। लड़कियां इस बात से अग्री करेंगी कि जो बोलने के लिए ट्रोल हुई, हर दूसरे दिन कोई ना कोई डीएम में उन्हें वैसे ही भेज देता है। एंड मे बी दैट इज द रीजन इस लड़की को वन साइडेड सपोर्ट मिला है कन्याओं से। तो मैं पढ़ के सुनाता हूं, रुक जाओ। द स्ट्रेंथ इट टेक्स टू कम बैक एंड स्पीक अप आफ्टर सच अ स्टॉर्म इज समथिंग ओनली अ ट्रू रेबेल कुड शो। वी सी यू, वी हियर यू एंड वी आर हियर फॉर यू। नेहा लिखती है, हाउ इज अ वुमन स्टैंडिंग अप फॉर हर डिग्निटी वर्स देन अ मैन डिसरिस्पेक्टिंग हर इन फ्रंट ऑफ एवरीबॉडी? वेयर इज द आउटरीच टुवर्ड्स हिम? हाँ भाई, उसने वो बोल के हट लिया, उसको कुछ नहीं हुआ। कुरोमी बोलती है, शी डिजर्व सो मच बेटर। दिस इज जस्ट अनदर एग्जांपल ऑफ द फैक्ट दैट आवर सोसाइटी हैज फेल्ड। मोर पावर टू यू। नहीं, नॉट टू मी, हर। स्लैप द हेटर्स राइट इन देयर फेसेस, बैचेस। और भी कई सारे कमेंट है, आई सपोर्ट हर, यू गो क्वीन, यस मॉमी। एक तो तुम लोग एक दूसरे को मॉमी क्यों बोलते हो? हम लोग एक दूसरे को डैडी बोलने लगे, कितना अजीब लगेगा मालूम। और भाई कैसा है? गुड डैडी। एंड भले ही इसका रिस्पॉन्स डिसरिस्पेक्ट के अगेंस्ट था, शी स्टूड अप फॉर हरसेल्फ, ऑल दैट, बट यू कैन अंडरस्टैंड इसको इतनी हेट, इतनी ट्रोलिंग क्यों मिली। आप भले ही कितने भी सोशल मीडिया सुधारक बन लो, पर समाज की हकीकत है कि ऑलमोस्ट हर गाली एक लड़की के लिए होती है, बशर्ते वो लड़की के मुंह से ना निकले। ओके, लेट मी सम अप योर समाज इन अ लाइन। मां की गाली कैसे दी मां। एनीवे, जब ये वीडियो आई तो कई लोगों ने इनको कॉल आउट भी किया कि भाई पहले तो खुद गलत बोला, फिर जब एक्शन का रिएक्शन आया तो सिंपैथी खा रही है। नेवर ट्रस्ट अ क्राइंग वुमन, यू नो। पूरी पर्सनैलिटी बना ली है उसने उस चीज को अपनी, कि मेरे को गालियां पड़ी हैं। इट्स ऑलराइट भाई, ये लोग गाली ही दे सकते हैं। सोशल मीडिया कैन गेट टू योर हेड बट इट रियली टचेस योर फेस एंड यू कैन डिसएग्री विद हिम। सही बोल रहा है, सोशल मीडिया पे रहना है तो मोटी चमड़ी रखनी पड़ती है। पर मुझे लगता है कि इस केस में एक नुआंस है। अगर आप अग्री करो तो एक बार लाइक करके बताना। यह बात बिल्कुल सही है कि आप सोशल मीडिया पे अगर वोकल हो तो हेट मिलती है, और कभी कभी क्रिएटिविटी के साथ। पर लड़कों के मुकाबले लड़कियों के लिए कोप करना उतना आसान नहीं होता। भाई ने खुद ही बोला, सोशल मीडिया गेट्स टू योर हेड बट इट रेयरली टचेस योर फेस। नॉट ट्रू फॉर गर्ल्स। क्योंकि रिया चक्रवर्ती की सौगंध हमारी होती है ट्रोलिंग, इनका होता है विचंट। अगर 6 डीएम में धमकी दे रहे हैं तो 4 स्टॉक कर रहे हैं और 2 घर के ही बाहर खड़े होंगे, और इनको नहीं पता कौन क्या है। और आप 6-5 के कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हो, या 5-6 में वो नहीं आता। कहने का मतलब हमारे लिए जो रेयरिटी है, इनका रोज का है। थ्रेट असेसमेंट थोड़ा अलग है। ओके, पिछले हफ्ते स्टार्टअप महाकुंभ हुआ, कैपिटलिज्म का संगम, फंडिंग की डुबकी। और इस महाकुंभ में कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल का एक प्रवचन काफी वायरल हुआ। ये कॉमर्स मिनिस्टर हैं, इंडिया के स्टार्टअप इकोसिस्टम पे बात करना था, पर एक पॉइंट ऐसा है जब इन्होंने इंडिया के एंटरप्रेन्योर्स की भद्र उतार दी। अमन गुप्ता, शार्क टैंक में जरा चेंज करो अपने पर्सपेक्टिव्स को। खानदारी का ही काम करना है हमें। Our ambitions are to compete with the best in the world, but I can't take to them grocery stores. We are focused on food delivery apps, turning unemployed youth into cheap labor. संक्षेप में बताता हूं, इन्होंने बेसिकली ये कहा कि इंडिया के स्टार्टअप इकोसिस्टम में भाई स्टार्टअप तो बन रहे हैं पर इनोवेशन ज्यादा नहीं हो रहा।
ज्यादातर जो यूनिकॉर्न बन रहे हैं वो वही फूड डिलीवरी एप्स और कुछ नया ग्रीन हेल्दी फ्रेंडली वाले एप्स बन रहे हैं। मतलब बेसिकली इनोवेशन नहीं हो रहा, डीप सीक की तरह डीप टेक में कोई काम नहीं हो रहा। फिर उन्होंने कंपेयर कर दिया कि कहां यूएसए चाइना और कहां तुम नालायक। बोला नहीं बट फीलिंग तो वही आई। इन्होंने सामने बैठे एंटरप्रेन्योर से पूछा कि भाई इंडिया के स्टार्टअप इकोसिस्टम में इनोवेशन कहां है, कहां है, कहां है? भारत ने क्या करना है, आइसक्रीम बनानी है या चिप्स बनाने हैं? And this did not go down well with a lot of entrepreneurs. चाहे वो जेप्टो के आदित्य पलीचा हो, जोहो के श्रीधर वेम्बू हो, अनुपम मित्तल, अश्नीर ग्रोवर, मोहनदास पाई, सब ने इसको बोला कि भाई ये फाउंडर्स पे आप थोड़ा अनफेयर हो रहे हो। बहुत लोगों ने बहुत बातें कही। एक बेसिक आउटलाइन बताता हूं कि इनकी दिक्कत क्या थी। इन्होंने बोला एक तो सर आप हमें चाइना या चाइनीज कंपनी से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि चाइनीज कंपनीज को चाइनीज गवर्नमेंट की तरफ से अलग ही लेवल का सपोर्ट मिलता है, अलग ही लेवल की फंडिंग मिलती है। स्टेज पे खड़े होकर बोलने से कोई टेक में विश्वगुरु नहीं बन जाता, सालों साल फंडिंग और सपोर्ट लगती है सरकार की तरफ से। अगर आपको नंबर्स के लिए बताऊं तो जितना भारतीय सरकार डीप टेक में R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए इन्वेस्ट करती है, चाइनीज सरकार उससे 20 गुना ज्यादा इन्वेस्ट करती है, और आज से नहीं बहुत पहले से। दूसरा एक पॉइंट जो उन्होंने बताया, मैंने भी नया सीखा, वो था रेड टेपिज्म। बेसिकली वहां पर कितने स्मूथली एक स्टार्टअप एक प्रोडक्ट पेटेंट बनाकर पायलट तक कर देता है, हमारे यहां उतने में GST वेरिफिकेशन के लिए लड़ रहे होते हैं। एक और आर्ग्यूमेंट जो आदित्य पलीचा ने दिया, जो मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा, वो ये कि हर देश का अपना एक टाइम होता है, एक ट्रेजेक्टरी होती है। पहले एक कंपनी बनती है, एक जायंट बनती है, फिर जाके वो AI और मशीन लर्निंग में इन्वेस्ट करके दुनिया को कुछ नया देती है। अमेरिका में पहले Amazon ने किताब बेची, फिर जाके आज AWS से सबको इंटरनेट बेच रहा है। एंड ऑल थिंग्स सेड, मैं तो सबके बस आर्ग्यूमेंट सुन रहा था। मुझे एक चीज जो पर्सनली लगी, एंड आई होप द कॉमर्स मिनिस्टर लिसंस टू दिस, आप सबसे बड़े मंच पर देश के सबसे बड़े उद्यमियों के सामने सरकार के सबसे बड़े रिप्रेजेंटेटिव थे, लेकिन जैसे आप उनको संबोधित कर रहे थे ऐसा लग रहा था कि प्रिंसिपल बंक मारने वाले बैकबेंचर को सुना रहा है। हेल्दी आइसक्रीम, ग्लूटेन फ्री, वीगन, ये सब शब्द लगा के हम स्टार्टअप बोलते हैं अपने आप को। ये स्टार्टअप नहीं है, ये एंटरप्रेन्योरशिप है। उनको भी देश बनाना है, वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं, सरकार से उनको भी सपोर्ट चाहिए। आप किसी को पैथेटिक बोल के एम्पैथेटिक नहीं हो सकते ना। जैसा उन्होंने बोला, इंकरेजिंग कम डिस्पैरेजिंग ज्यादा लगा। बेसिकली भाषा में थोड़ा सुधार लाया जा सकता था। इनोवेशन एक दिन का काम नहीं है, उसमें टाइम लगता होगा, उसे डेवलप करना होता है, वरना ये मीडिया की तरह खरीद नहीं देते। आपको हैप्पी सिंह बनना था, आप कबीर सिंह बन गए। Okay, coming to the next sports news, which in India is all about cricket. और अगर आप क्रिकेट नहीं भी देखते हो या फिर अपने सीरियल के चक्कर में नहीं देखने देते हो, तो बस एक इंटरेस्टिंग डिबेट बताऊंगा, आपका क्रिकेट को लेके पर्सपेक्टिव बदल जाएगा। फर्स्ट अप, थाला इज बैक। ऋतुराज गायकवाड की इंजरी के बाद अब वो टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं, तो MS धोनी फिर से चेन्नई सुपर किंग्स की कैप्टनसी करेंगे ऑफिशियली। एक तो CSK के फैंस आजकल अपने ही ऑपोजिशन है। गायकवाड इंजर्ड हो जाए, जडेजा आउट हो जाए, ये तब तक सेलिब्रेट करते हैं जब तक 7 डाउन पे नंबर 7 ना आ जाए। थाला पगलू। Extremely excited to see MS Dhoni lead CSK again, and he can always pull out his magic and make CSK qualify from here. It will be one great story. So I am very very excited. खैर, क्रिकेट का महाकुंभ IPL चल रहा है और ये इस वक्त इंडिया का सबसे बड़ा और सबसे कंट्रोवर्शियल स्पोर्टिंग इवेंट बन गया है, क्योंकि फिलहाल गेम में एंटरटेनमेंट नहीं है, एंटरटेनमेंट ही गेम हो गया है। एंड दिस टूर्नामेंट इज इन द स्पॉटलाइट दिस वीक। देखो, सबको पता है IPL इज बिग मनी। प्लेयर्स करोड़ों में कमा रहे हैं और फ्रेंचाइजीज हजारों करोड़ों में कमा रही हैं। 200 कल इसने भी जीते हैं। इट्स ऑलरेडी a $10 बिलियन टूर्नामेंट। कितना पैसा बह रहा है आप अंदाजा इस बात से लगा लो कि हर बॉल पे BCCI 50 लाख रुपए कमाती है। 200 कमाए, लगाए कितने? पर अगर आप रेगुलरली देखते हो तो पिछले कुछ सालों से आपने नोटिस किया होगा एक चेंज आया है। प्लेयर्स, टीम, स्पॉन्सर ब्रेक, एक ही तरह के ऐड आ रहे हैं। जोकरबाजी, माई 11, ड्रीम 11, पहला ही प्राइज ही 3 करोड़ रुपए है। मतलब आजकल ऐसा लगता है कि IPL में बैटिंग नहीं, बैटिंग में IPL हो रहा है। और मार्केटिंग कितनी स्ट्रांग है, आप इस बात का अंदाजा ऐसे लगाओ कि सिर्फ ड्रीम 11 ऑलमोस्ट पूरी इंडियन टीम को ब्रांड एम्बेसडर बना रखी है। और वो कम है तो रणवीर कपूर और आमिर खान अलग से। इनके ऐड में जितने सेलिब्रिटी आते हैं, अंबानी की शादी में नहीं आए थे। मैं ये नहीं मानता हूँ, मैं आपको सीरियसली लेता नहीं। तो अब देखो, एक्टर इन्फ्लुएंसर को कुछ नहीं कह सकते, खूब करो प्रमोट। सरकार टैक्स कमा रही है, एक तरह से लीगल लॉटरी सिस्टम बन गया पूरा।
पर हुआ क्या है कि देखते ही देखते गुटखा और सट्टा ने पूरा एड स्पेस कैप्चर कर लिया है। प्लेयर से लेके, टीम से लेके, टीवी एड तक सब लोग सट्टा बेच रहे हैं। मतलब जो टीम में है वो टीम क्यों बना रहे हैं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। गुड क्वेश्चन, यू आर अ गुड क्वेश्चन। सिर्फ दो तरह की चीजें बिक रही हैं, या तो गुटखा या उससे बड़ा नशा, चांस, लक, जीतने का मौका। अब देखो जो प्रमोट कर रहे हैं उनको अच्छा खासा पैसा मिलता है और आप उनको कोई मोरल पुलिसिंग नहीं कर सकते। बट प्रॉब्लम ये है कि इतने सारे सट्टे के ऐप्स आ गए मार्केट में कि कुछ रेगुलेशन बचा ही नहीं है इस चीज में। और ये बहुत छोटे से छोटे टोकन पे लोगों को सट्टा खिला रहे हैं। 10 रुपए लगाओ, 20 रुपए लगाओ, 15 रुपए लगाओ। ऐसे भी केसेस हैं जहां मजदूर दिन की दिहाड़ी 200-250 रुपए कमाता है और वो सट्टे में गवा देता है। कई सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने माँ बाप की अपनी पूरी सेविंग सट्टे में बर्बाद कर दी है। पर ये नशा है, टीवी से बांटा जा रहा है, लोग सूंघते जा रहे हैं। खैर, एक और चीज जिसने पूरे आईपीएल का मजा मेरे लिए खराब कर दिया वो है ये पंजाब की जर्सी। मतलब टॉक अबाउट अ रीब्रांडिंग व्हिच किल्ड द ब्रांड। अच्छी खासी रेड एंड सिल्वर किंग्स 11 पंजाब की जर्सी हुआ करती थी। ये नॉन पीली नॉन भूरी टट्टी का क्या सेंस बनता है, कोई मुझे बताएगा? अच्छा, एक और चीज जो आपने नोटिस की होगी कि आईपीएल में अब 200 के स्कोर बनना बड़ा आसान हो गया है। 200, 215, 230, 250, बीजेपी की इतनी सीटें नहीं आ रही। And this is not because अचानक से बैटर्स बहुत अच्छा खेलने लग गए हैं। This is happening because of the controversial impact player rule, जिसे क्रिकेट को बस एक बैटिंग गेम बना दिया है। अब कैसे बताता हूं। अब इंपैक्ट प्लेयर रूल में होता क्या है कि इनिंग्स के बीच में एक टीम एक प्लेयर को मैच से निकाल सकती है और उसके बदले एक इंपैक्ट प्लेयर इंट्रोड्यूस कर सकती है जो बाकी का मैच खेलेगा। मच लाइक अ सब इन फुटबॉल। पहले वैसे ही 8 नंबर तक एक टीम बैटर्स रखती थी। अब इंपैक्ट प्लेयर के बाद वो 9 बैटर्स खिला सकते हैं और इसकी वजह से बैटिंग बहुत हेवीली डोमिनेट करने लगी है। बैटर्स का स्ट्राइक रेट बहुत बढ़ गया है और उसकी वजह से फाइनल स्कोर बढ़ने लगा है। 200, 220, 240 इतने रन्स वनडे मैच में नहीं बनते जितने एक T20 आईपीएल में बन जाते हैं। एंड दिस इज हैपनिंग बिकॉज बैटिंग गोज सो डीप, बैटर्स कैन गो हार्ड। And this is not sexual. Yeah, boy. Now, if you look at the average batting strike rate of batters since 2021 in the IPL, batters were striking at 134, which gradually increased to 142 in 2022 and gradually increased further to 149, but it skyrocketed to almost 160 last year. एक और चीज ये हुई है कि टीम का स्ट्रक्चर चेंज हो गया है। हर कोई टीम स्पेशलिस्ट बैटर या बॉलर को खिलाना चाहती है, कोई भी पार्ट टाइमर्स या ऑलराउंडर्स को उतना मौका नहीं दे रहा। The best example is Washington Sundar. Someone hasn't found a place in the playing 11 in the Gujarat Titans squad. This is because you'll never pick Washington Sundar as a pure batter, nor will you pick him as a pure bowler, because you can employ the impact player rule and use a specialist batter or a bowler instead. और ये गेम को साइड में रख के ये फैंटेसी गेमिंग को सीड्यूस करने के लिए हो रहा है, ताकि और चौके छक्के पड़े और रन बने, स्कोर बोर्ड और चमके और फैंटेसी पॉइंट मिले। बैटिंग आगे हो गई, क्रिकेट पीछे हो गया। क्रिकेट कहीं हार रहा है। इनफैक्ट कई सारे फॉर्मर प्लेयर्स इंक्लूडिंग विराट कोहली, रोहित शर्मा हैव क्रिटिसाइज्ड द इंपैक्ट प्लेयर रूल। गेम का बिल्कुल ऐसे हाल हो जाना कि मतलब bowlers are feeling like यार क्या करें हम। There's a reason why I'm playing with 200+ strike rate in the power play. एंड अगर पॉइंट्स टेबल की बात करें तो इस टाइम पर चेन्नई सुपर किंग्स ऑलमोस्ट बाहर हो चुकी है। सनराइजर हैदराबाद जैसे खेल रहे हैं वैसे बाहर हो सकती है एंड बहुत स्ट्रॉन्ग चांस है कि इस बार इंडियन प्रीमियर लीग में एक नई टीम जीत सकती है। दिल्ली कैपिटल्स, पंजाब किंग्स या ईसाला कप नाम दे। आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? अपने फेवरेट टीम को नीचे कमेंट सेक्शन में #IPL के साथ जरूर सपोर्ट करें। और आईपीएल के बाद अब चलते हैं एनपीएल पर, न्यूज प्रीमियर लीग। इन द नेक्स्ट सेगमेंट ये लड़की याद है तुम्हें? बुरे सपने नहीं आते क्या तुम्हें? द इनफेमस मेरठ केस। इस थ्रिलर सीरीज में रेस फिल्म की तरह नए नए ट्विस्ट आते जा रहे हैं। अब कस्टडी के दौरान पता चला है कि मुस्कान पेट से हैं और जैसे ही ये खबर बाहर आई सबने एक ही सवाल पूछा कि भाई बच्चा किसका है, इसके घर वाले का या इस भोज? ये जब होगा तब पता लग जाएगा। एक और अपडेट सुनो, इस थ्रिलर का एक टाइटल ट्रैक भी मार्केट में आ गया है। कवि का कहना है जो राजा है उसका मन काम में लग रहा है। ठीक है, वो टाइम नहीं दे पा रहा है। ठीक है। और जब जो रानी है उसको पता चल जाएगा कि वो राजा काम में है, मतलब कोई वैसा काम कर रहा हो। नहीं वो वाला काम है। हाँ वही, तो फिर वो जो ड्रम है उसमें डालकर। इस अनुवाद के लिए धन्यवाद। और इन भाई साहब को तो बढ़िया लगा लेकिन बहुत लोगों को नहीं लगा। आप लोगों को सच में शर्म आना चाहिए। यहाँ पे किसी का जान चली गया है, कोई इंसान मर गया है, इतना सीरियस टॉपिक है और आप लोग इस टॉपिक को मजाक बना दिए।
कभी आप अपने आप को उस जगह पे रख के देख लीजिए जिसका बेटा गया, अगर उसकी माँ ये वीडियो देखती होगी। और ये जो चैनल, मैं तो रिक्वेस्ट करती हूँ सरकार से कि ऐसे सारे चैनल को बैन कर दिया जाए। और जितनी भी हमारी ऑडियंस है, प्लीज आप लोग तो अच्छी चीजों को सपोर्ट कीजिए। मैम, ऑडियंस अच्छी चीजों को सपोर्ट कर रही होती तो बिग बॉस थोड़ी चलता, बट शी हैज अ पॉइंट। इसी को लेकर सुधीर बोलते हैं, अ जोक इज मेड इनटू अ सीरियस इशू एंड अ सीरियस इशू इज मेड इनटू अ जोक। दैट्स इंडिया इन अ नटशेल। जब कानून नहीं बनेगा तो मजाक ही बनेगा। सरकार ने मर्द को मजाक बना रखा है, पब्लिक तो ब्लू ड्रम का मजाक बना रही है। भाई बात तो सही कह रहा है बंदा। मतलब कंटेंट में मजाक छोड़ो, जो लीगल सिस्टम में आदमियों के साथ मजाक चल रहा है उसका क्या। दिसंबर बॉय बोलते हैं, अगर कॉमेडियन होता तो केस हो जाता। केस थोड़ी होता, जेल हो जाती। एंड पर्सनली आई एम नॉट सरप्राइज्ड, क्योंकि ऐसा इतनी बार देख लिया ना कि अब ये बहुत नॉर्मल लगता है। जब आफ्ताब का केस हुआ था तो लोगों ने फ्रिज वाले जोक बनाए थे, अब ये वाला केस हुआ है तो लोग ड्रम वाले जोक बना रहे हैं। और थोड़ी देर रुक जाओ तो मैं बताता हूँ सूटकेस वाले जोक भी बनने वाले हैं। भाई यही है सोशल मीडिया, किसी की ट्रेजेडी किसी का कंटेंट बन जाता है, और किसी का कंटेंट किसी की ट्रेजेडी। रिसेंटली अपोलो हॉस्पिटल ने एक रिपोर्ट निकाली, हेल्थ ऑफ द नेशन 2025। इस रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया में क्रॉनिक इलनेस का एक हिडन एपिडेमिक चल रहा है। किसका मीनिंग बताऊं, क्रॉनिक का या एपिडेमिक का? अरे मतलब देश में बीमारियां बढ़ रही हैं। अभी अस्पताल की रिपोर्ट है तो ऑब्वियसली इनके पास डेटा रहता है। लगभग 25 लाख लोगों का डेटा इन्होंने एनालाइज किया और पाया कि भाई बहुत तेजी से देश में नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस बढ़ रही हैं। इसमें हम जब तक बात करते रहते हैं। अगर आप सड़क चलते 100 एवरेज भारतीय लोग हैं तो आपको पता चलेगा उनमें से 65% फैटी लिवर से, 46% साइलेंट हार्ट इश्यूज से, 28% कॉलेज के बच्चे जो हैं वो मोटे हुए हैं, ओबीस हैं, 26% को हाइपरटेंशन है, और सबसे बुरी जो डेफिशिएंसी है, जो सही में एक एपिडेमिक कहा जा सकता है, वो है विटामिन डी। 77% ऑफ वुमेन एंड 82% ऑफ मेन हैव विटामिन डी डेफिशिएंसी। एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट है पोस्ट मेनोपॉजल हेल्थ, मतलब कि जब एक औरत जो होती है वो अपनी मेनोपॉज से, मतलब अपनी वो रिप्रोडक्शन साइकिल से बीत जाती हैं, जब बूढ़ी हो जाती हैं बेसिकली, तो उनके डायबिटीज के जो चांसेस हैं वो 14% से 40% तक आ जाते हैं। मोटापा भी बढ़ जाता है, और भी कई सारी प्रॉब्लम है, हाइपरटेंशन, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी, मेंटल हेल्थ, सो नहीं पाना, स्लीप डिसऑर्डर, ये सारी परेशानियां भी हो रही हैं। और रिपोर्ट के मुताबिक इसका जो मेजर कारण है वो है मॉडर्न लाइफस्टाइल। ऐसे जो हम लोग आजकल का जीवन यापन हो गया है, हम लोग रात रात भर फोन चला रहे हैं, रात रात भर सो रहे हैं, कुछ खाने पीने का आता पता नहीं है। मैंने भी खुद सुबह सुबह मैगी खाई है, किस मुंह से बोल रहा हूं मैं तुमसे ये। खैर, इसका टर्म है एनसीडी, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। इसके बारे में अगर आप और जानना चाहो तो एक डिटेल में हम लोगों ने वीडियो बनाई है, आप जाकर देख सकते हैं। अगली न्यूज, एक कंटेंट रिसर्च एजेंसी ने बताया है कि एक यूट्यूबर जो संडे टू संडे न्यूज लेके आता है, उसके कुछ ऑडियंस के घर पर जिन्होंने लाइक नहीं किया है वीडियो को, अगले हफ्ते कुछ चोरों की रेड पड़ने वाली है और बेशकीमती सामान भी चुरा लिया जाएगा अगर उन्होंने सब्सक्राइब भी नहीं किया हो तो। अबे खुदा का खौफ नहीं है क्या तुम्हें? मैं इतना मुंह चला रहा हूं, तुम्हें एक अंगूठा चलाने में क्या जाता है? अगली न्यूज सुनो। नाउ द नेक्स्ट न्यूज इज फ्रॉम केरला। आपको याद होगा पिछले हफ्ते हमने डिस्कस किया था कि पंजाब के बाद अब हरियाणा में भी नशा बहुत बढ़ रहा है। वहां का जो यूथ है वो नशे में बहुत इन्वॉल्व है। डी एडिक्शन सेंटर में बहुत भारी मात्रा में लोगों का इन्फ्लक्स हो रहा है। अब यही नशे की समस्या एक और राज्य में बहुत बढ़ रही है। उड़ता पंजाब, झूमता हरियाणा के बाद डोलता केरला। केरला सर 100% लिटरेसी सर। अबे हर बार थोड़ी चलता है यार ये। केरला की एक्साइज डिपार्टमेंट ने बताया कि उन्होंने राज्य के 64,000 इंडिविजुअल्स को सर्वे किया और पता चला है कि राज्य में नशा पगलुओं की संख्या बढ़ती जा रही है। केरला में नशा, उसकी लत, उसकी सप्लाई इतनी बढ़ गई है कि हर साल लगभग 30,000 केसेस एनडीपीएस एक्ट में वहां रजिस्टर हो रहे हैं। 30,000 एवरी ईयर फ्रॉम अ सिंगल स्टेट। चरस, गांजा, ब्राउन शुगर, एमडी। और उसमें चिंताजनक बात यह है कि जो नशे की लत का ट्रेंड है ये ज्यादातर देखा जा रहा है वहां के यंगस्टर्स में, अंडर एज, टीनेज बच्चों में। एक और शॉकिंग स्टैट सुनो, 90%, लगभग 90% बच्चे अपने टीनेज खत्म होते होते केरला में ड्रग्स ट्राई कर लेते हैं। तो आप सोचो पेनिट्रेशन, एक्सेस कितना आसान होगा वहां पर। और ये खुद सरकारी डेटा है। क्या इडली कुट्टू में कोकेन छिड़क रहे हो, क्या कर? अगली न्यूज से पढ़ने से पहले ये बताओ कौन सी बाइक चलाते हो? बाइक नहीं, कार चलाते हो? अमीर आदमी हो? ओके, बाइक से रिलेटेड न्यूज है तो तुम थोड़ा आगे बढ़ जाओ, ठीक है? ये गरीबों के बीच में नहीं रहा करो। हाँ, लेकिन अगर आपके पास एक दोपहिया वाहन है या आप लेने जा रहे हैं तो जेडी पावर की अगली रिपोर्ट है, आपके बड़े काम आएगी। इन्होंने देश के बेस्ट और वर्स्ट टू व्हीलर ब्रांड और प्रोडक्ट का एक लिस्ट जारी की है कि जो मेथोडोलॉजी है वो है PP100, प्रॉब्लम्स पर 100, मतलब 100 अगर गाड़ियां बिकी उनमें से कितनों में समस्या आई। अगर सबसे रिलायबल मोटरसाइकिल ब्रांड की बात की जाए तो वो निकल के सामने आया है रॉयल इनफील्ड, वो है ना बुलेट।
दूसरा है टीवीएस और तीसरा है बजाज ऑटो। अगर आप स्कूटर या स्कूटी जिसको कहते हैं उसकी बात करें तो टीवीएस जुपिटर ने इकोनॉमी सेगमेंट में टॉप किया है। बेस्ट रिलायबल गाड़ी है ये। और इसी सेगमेंट में थोड़ा ऊपर तो होंडा डियो भी एक बहुत रिलायबल व्हीकल है। एक्टिवा कैसे नहीं है इसमें? मतलब एक्टिवा तो हर जगह ही है ना। मतलब एक्टिवा इज द मैगी ऑफ स्कूटर। मतलब कई जगह तो ऐसी देखी है मैंने जिनको पता ही नहीं है कि स्कूटर स्कूटी भी कहते हैं, एक्टिवा ले लो एक्टिवा। कि उनको स्कूटर लेने होते तो 3-4 एक्टिवा ही ले लेते हैं। फोन उनके पास 5G है लेकिन एक्टिवा 4G 5G 6G सब। अगर आप रिलेट किए तो लाइक कर दो एक बार। अगर मोटरसाइकिल की बात करें तो इकोनॉमी सेगमेंट में टीवीएस की रेडियन और एग्जीक्यूटिव सेगमेंट में हीरो की स्प्लेंडर और होंडा की शाइन और अपर एग्जीक्यूटिव मोटरसाइकिल में टीवीएस की अपाचे। ये इस रिपोर्ट में बढ़िया गाड़ी बताई गई है। अब आप बोलोगे कि भैया इलेक्ट्रिक गाड़ी का जमाना है, उसका क्या हिसाब है? तो रिपोर्ट में बताया गया है कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होती हैं वो ICE यानी पेट्रोल वाली गाड़ियों से कम रिलायबल होती हैं। अमूमन इलेक्ट्रिक गाड़ियों में 2 गुना ज्यादा कंप्लेंट आती है जो पेट्रोल डीजल वाली बाइक होती है उनसे। पर अगर आपको फिर भी कोई इलेक्ट्रिक स्कूटर लेना है तो बजाज का चेतक सबसे रिलायबल बताया गया है। और मैं यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि ये सेगमेंट बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड नहीं है। इन लोगों ने गाड़ी तो छोड़ो, मेरे को 1 लीटर पेट्रोल तक नहीं दिया है। तुम्हारी फेवरेट बाइक कौन सी है? केट। अरे छपरी। तुम्हारी फेवरेट? रॉयल एनफील्ड। कौन सी? देखो क्लासिक आदमी ये होते हैं। तुम बताओ। ये क्लासिक ये आदमी। मेरी फेवरेट है प्लेटिना। मैं तो वही चलाता था। मैं पूरा स्कूल टाइम मेरा प्लेटिना पे निकला है, आधा कॉलेज भी। एक तो एवरेज बढ़िया, सबसे बढ़िया बात है सीट लंबी है तो ट्रिपलिंग करना आसान हो जाता है उसमें। हाँ वैसे अकेले में चलाओगे तो हल्की ज्यादा लहराएगी, लेकिन अगर तुम एक बार 3 बिठा लिए 30 रुपए का तेल, शहर घूम लो, माइलेज कबाब। मेरे बाप की गाड़ी। और सड़क पर निकल ही रहे हैं तो अगली न्यूज सुन लो। आफ्टर सर्विंग 53 कंट्रीज, Zotobi has released a report on the safety of roads. रोड हर देश में किस देश में सबसे ज्यादा सेफ है, कहां अनसेफ है। मतलब कहीं पे रोड अच्छी नहीं होती, कहीं रॉन्ग साइड ड्राइविंग होती है, कहीं ड्रिंक एंड ड्राइविंग, कहीं रोड रेज, कहीं ट्रैफिक प्रॉब्लम। मतलब इन देशों में अगर आप घर से निकल रहे हो तो क्या दफ्तर पहुंच पाओगे। और जब 53 देशों को मापा गया तो दुनिया की सबसे खतरनाक रोड्स में भारत 5वें नंबर पे आया। दैट मींस इंडिया हैज बीन नेम्ड एज द 5th मोस्ट डेंजरस प्लेस फॉर ड्राइवर्स। एंड देखो यहाँ पे मुझे लगता है पर्सनल ओपिनियन कि इंडिया की रोड्स अनसेफ गाड़ियों की वजह से नहीं, गधों की वजह से है। कभी यार समझ में नहीं आता कि क्या हिसाब है। लोग रोड पे चल रहे हैं, गाड़ी फुटपाथ पर। कितना आदमी मरा पता है? मर गए इधर तो क्या? बाइक वालों की बात करो तो आधे इंडिकेटर नहीं देते और जो देते हैं वो कहीं भी दे देते हैं। भाई मैं बता रहा हूं, लोग रोड क्रॉस नहीं करते, गाड़ियां लोग क्रॉस करती हैं। खैर अगर आप ड्राइविंग एंथुसियास्ट हैं देन दिस रिपोर्ट टेल्स यू दैट नॉर्वे इज द बेस्ट कंट्री फॉर ड्राइवर्स फॉर द 4th ईयर इन अ रो। एक चीज और बताऊं, ऐसे पर्सनल ओपिनियन, ये नॉर्वे, फिनलैंड और कभी कभी सिंगापुर, ये 2-3 देश ऐसे हैं, कोई भी तुम इंडेक्स ले लो, कोई भी तुम रिपोर्ट ले लो, कोई भी सर्वे, इनको टॉप पे ही आना है। चाहे तुम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ले लो, प्रेस फ्रीडम ले लो, डेमोक्रेसी, ये रोड सेफ्टी, ड्राइविंग, हर जगह नॉर्वे हम फर्स्ट। ओला, उबर, रैपिडो के बाद अब सरकार अपनी टैक्सी सर्विस लॉन्च कर रही है कॉल्ड सहकार टैक्सी। पहले टैक्स कर रहे थे, अब टैक्सी भी करेंगे। इस सेवा के तहत एक गवर्नमेंट रन टैक्सी सर्विस होगी जिसमें बाइक्स, ऑटोज और 4-व्हीलर गाड़ी रजिस्टर होंगी। अब इससे फायदे भी बहुत हैं। सरकार का कहना है कि इससे जो होने वाले प्रॉफिट्स होंगे वो किसी बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के पास नहीं बल्कि ड्राइवर्स के पास जाएंगे। एंड यू कैन ट्रस्ट देम टू अ पॉइंट, क्योंकि जब सरकार की कोई कंपनी चलेगी तो उसमें जो कमीशन होगा वो बाकी प्राइवेट प्लेयर्स के मुकाबले थोड़ा कम रखा जाएगा, विच विल अल्टीमेटली बेनिफिट द ड्राइवर्स। और यहां पे मैं बताना चाहूंगा, ये पहली बार नहीं है जब कोई सरकार टैक्सी सर्विस लॉन्च कर रही है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट है बट स्टेट गवर्नमेंट अपनी अपनी टैक्सी सर्विस चलाती रहती है। जैसे कि बैंगलोर में नम्मा यात्री चलती है, यात्री साथी चलती है कोलकाता में, और गोवा में चलती है उन्हीं की यूनियन गोवा माइल्स, जो सबको पता है कि अपनी बहुत मनमानी करते हैं। बट अगर अब कोई सेंटर की टैक्सी सर्विस आ गई तो थैंकफुली साउथ गोवा का आधा बजट कैब में नहीं जाएगा। ओके, नेक्स्ट न्यूज इज फ्रॉम सोशल मीडिया। मेटा कंपनी ने अपने टीनेज सेफ्टी रूल्स या पेरेंटल कंट्रोल्स अपडेट कर दिए हैं। बिग शॉक टू रीवा अरोरा एंड अभिनव अरोरा। ओए, ये दोनों अरोरा हैं। डियर अरोरा, तुमसे अपने बच्चे कंट्रोल क्यों नहीं हो रहा? एनीवे, चेंजेस ये किए गए हैं कि 16 साल से कम उम्र के यूजर्स अब लाइव स्ट्रीमिंग नहीं कर पाएंगे और फोटोज या फिर कंटेंट अनब्लर नहीं कर पाएंगे। कई बार होती है ना, कभी ग्राफिक रील आ जाती है, आपको अनब्लर करना पड़ता है। 16 साल से कम के बच्चे अब वो नहीं कर पाएंगे। ये मेटा के नए सोशल मीडिया रूल्स हैं। मेटा ने कदम उठाया है ताकि बच्चों की प्राइवेसी और मेंटल हेल्थ का ध्यान रखा जा सके। अच्छा देखो, अगर 16 साल से कम के लिए इंस्टाग्राम रिस्ट्रिक्ट है तो 60 साल से ज्यादा वालों के लिए व्हाट्सएप रिस्ट्रिक्ट करो। मेंटल हेल्थ तो तभी बनेगी। इंटरनेट पे लोअर लिमिट नहीं, अपर लिमिट भी होनी चाहिए, मेरा ये मत है। क्या ये क्या बक रहे हो? नीचे वालों को ऑनलाइन प्राइवेसी का मतलब समझ नहीं आता और ऊपर वाले समझना नहीं चाहते। रोज सुबह गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, अंकल मैं 11 बजे सो के उठता हूं।
ओके, नेक्स्ट न्यूज इज फ्रॉम वेस्ट बंगाल। पिछले हफ्ते हम ये मिस कर गए थे और तुम लोगों ने कमेंट सेक्शन में खूब लतेड़ा मुझे। देयर इज द न्यूज ऑफ एसएससी टीचर सिलेक्शन एग्जाम स्कैम ऑफ वेस्ट बंगाल। 26,000 पीपल लॉस्ट देयर जॉब, प्लीज मेक अ डिटेल्ड वीडियो। अरे थांबा। गौरव बोलते हैं, यू मिस द न्यूज ऑफ 26,000 स्कूल टीचर हु लॉस्ट देयर जॉब इन वेस्ट बंगाल बाय द रूलिंग सुप्रीम कोर्ट। दिस हैपेंड ड्यू टू मास स्केल करप्शन ड्यूरिंग एसएससी एग्जाम। ओ माय गॉड किस चीज के लिए बोला जा रहा है? ओ माय गॉड, अच्छा ओके। एनीवे, बात है 2016 की। एसएससी का एग्जाम हुआ था और मास स्केल करप्शन के एलिगेशन लगे थे कि भाई जितने से लोग हैं, हजारों बच्चे ऐसे हैं जो घूस देके पहुंचे हुए हैं। मामला कोर्ट तक पहुंचा और भाजपा ने यह आरोप लगाया था कि इस स्कैम में ममता बनर्जी सीधा इन्वॉल्व है। इनके भतीजे अभिषेक बनर्जी ने खुद 700 करोड़ की रिश्वत लेके इलीगल तरीके से लोगों को नौकरियां दी हैं घूस खा के। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कुछ फिशी है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने पूरे के पूरे 26,000 लोगों की नौकरियां रद्द कर दी। तो ऑब्वियसली लोगों ने प्रोटेस्ट किया कि भैया 1 दर्जन फल खराब थे तो ठेला ही पलट दोगे क्या? अब लेटेस्ट अपडेट ये है कि कैंडिडेट्स की प्रोटेस्ट में ममता बनर्जी खुद उतर आई हैं। कह रही हैं वो जेल तक जाने को तैयार हैं, अपने ही किए गए, मतलब बच्चों को सपोर्ट कर रही हैं। के यार कैसे ना जीते, क्या गुगली मारती हैं ये। इससे पहले भी आरजीकर केस में खुद के ही प्रशासन के खिलाफ खुद प्रोटेस्ट पे निकल गई थी। हम्बा रंबा कम्बा। तुम पॉलिटिक्स देखो, अक्यूज्ड भी यही है, विक्टिम कार्ड भी यही खेल देती हैं। मतलब विक्टिम हुड भी छीन लिया विक्टिम से। ओके, इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, द हिंदू का 11 तारीख का एक आर्टिकल है जिसको आपके साथ साझा करना चाहूंगा। टाइटल है डेमोक्रेसीज इन डिक्लाइन और लिखा है कुशाल वर्मा जी ने। यही इस अखबार के इस वाले सेगमेंट की खासियत है कि आपको बहुत अच्छी कॉन्टेक्स्ट देता है जगह जगह के बारे में। पॉलिटिक्स को लेकर इन्होंने कहा है कि ना सिर्फ इंडिया में, ना सिर्फ यूरोप में, ना सिर्फ अमेरिका में, बल्कि वर्ल्ड ओवर एक ट्रेंड देखा जा रहा है कि जो डेमोक्रेसीज हैं वो डिक्लाइन कर रही हैं और ऑटोक्रेसीज बढ़ रही हैं। अगर आप ये वाला सेक्शन देखोगे साइड में, तो लोगों से जब पूछा गया कि आपको क्या लगता है कि भाई डेमोक्रेसी ज्यादा अच्छी तरीके से फंक्शन करती है या आपको एक स्ट्रॉन्ग 56 इंच छाती वाला नेता चाहिए, तो ज्यादातर लोगों ने कहा कि नहीं भाई, डेमोक्रेसी अच्छी तरीके से काम नहीं करती है, उनको एक स्ट्रॉन्ग मजबूत नेता चाहिए। अब अगर आप इलेक्शन वाली गवर्नेंस की बात करो तो 4 तरह की मेजर होते हैं। पहली होती है लिबरल डेमोक्रेसी, मतलब लोग इलेक्ट कर रहे हैं, लोग आवाज उठा रहे हैं, सब कुछ अच्छे से फंक्शनल स्मूथ चल रहा है। दूसरी आती है इलेक्टोरल डेमोक्रेसी, मतलब इलेक्शंस हो रहे हैं वहां पे और है, लोगों को बोलने की अधिकार है, सब है, पर इलेक्टोरली सब कुछ चल रहा है ना। इंडिया इसी कैटेगरी में पहले था। फिर आती है इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी, मतलब इलेक्शंस तो हो रहे हैं पर उतनी फ्री एंड फेयर तरीके से नहीं हो रहे, लोगों को उतना अधिकार नहीं दिया जा रहा है, उतनी बोलने की आजादी नहीं है, डेमोक्रेसी के सारे फंक्शन अच्छी तरीके से काम नहीं कर रहे। 2017 में वीडेम ने इंडिया को इसी कैटेगरी में रखा था। और आखिरी आती है क्लोज्ड ऑटोक्रेसी, जहां पे ऑलमोस्ट ये समझ लो कि भाई डेमोक्रेसी गई, अब बस एक आदमी या एक पार्टी पूरा सब कुछ चलाती है। और जब आप ओवरऑल देखोगे तो एक ट्रेंड देखा जा रहा है कि दुनिया भर में ऑटोक्रेसीज बढ़ रही हैं और डेमोक्रेसीज कम हो रही हैं। टाइटल है डेमोक्रेसीज इन डिक्लाइन एंड दैट इज हैपनिंग इन अफ्रीका, एशिया, यूरोप एंड एवरीवेयर। अगर आप ये आर्टिकल पढ़ना चाहो तो गूगल पे जाके सर्च कर सकते हो या डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रखा है। ओके, अगली छोटी सी खबर सुन लो टूरिज्म से। क्या आपको पता है देश में सबसे ज्यादा विजिट किए जाने वाला हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट कौन सा है? ये कल्चर मिनिस्ट्री ने डेटा दिया है और पता चला है कि सबसे ज्यादा जिस मॉन्यूमेंट के टिकट बिके वो है तेजो महालय शिव मंदिर, ताजमहल। खोद के तो देखो, टॉप पे हमेशा ताजमहल रहता है, पर साल दर साल जो सेकंड थर्ड पोजीशन है दे आर कॉन्स्टेंटली स्विच बिटवीन आगरा फोर्ट, कुतुब मीनार, सन टेम्पल, रेड फोर्ट, एसेट्रा एसेट्रा। एंड मुझे जब भी टूरिज्म हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स की याद आती है, मुझे लगता है कि सबको अपनी अपनी एक उपाधि मिली हुई है, बट जो एलोरा केव्स हैं वो बहुत ज्यादा अंडररेटेड है। जो कोणार्क का सन टेम्पल है वो बहुत अंडररेटेड है। और साउथ के बहुत सारे मंदिर हैं जो द्रविडियन स्टाइल से बने हैं, उनकी नक्काशी इतनी अच्छी है कि वो रिलीजियस पर्पस के लिए तो ठीक है, पर आर्किटेक्चुरली भी इतने अच्छे हैं कि उसके लिए भी उनका टूरिज्म बढ़ाया जा सकता है। बट अगेन दैट्स मी, कोई एक ऐसा हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट जो आप विजिट किया, आपको लगता है कि सबको जाना चाहिए, नीचे कमेंट सेक्शन में एक बार लिख के जरूर बताना। ओके, अगली खबर है इकोनॉमी की। आरबीआई ने इस हफ्ते डेटा निकाला है और बताया है कि 2023 में जो इंडियंस क्रेडिट कार्ड डिफॉल्ट्स करीब 5,000 करोड़ पर थे, 2024 के एंड तक वही क्रेडिट कार्ड डिफॉल्ट्स बढ़कर सीधे 6,500 करोड़ तक हो गए। मतलब एक ही साल के अंदर 1,500 करोड़ बढ़ गए क्रेडिट कार्ड डिफॉल्ट। और ये क्रेडिट कार्ड डिफॉल्ट अगर आप कंपेयर करोगे तो पिछले 5 सालों में 500% बढ़े हैं। ये सालों का डेटा है। एक और आरबीआई के डेटा आया है कि फेब के महीने में जो क्रेडिट कार्ड स्पेंडिंग है वो बहुत कम हो गई है। दिस टेल्स यू 2 थिंग्स, एक तो कंज्यूमर स्पेंडिंग कम हो रही है, दूसरा डिफॉल्टर्स बढ़ रहे हैं। और ये जो छोटे छोटे डेटा पॉइंट्स होते हैं ना, क्रेडिट कार्ड स्पेंडिंग, डिफॉल्ट, कंज्यूमर स्पेंडिंग, ये आपको एक इकोनॉमिक आउटलुक देती हैं। बेसिकली ये बताती हैं कि आवाम के पास अभी पैसा नहीं है।
और जब पैसा नहीं हो तब क्रेडिट कार्ड एक बहुत ही ज़्यादा रिस्की चीज़ हो जाती है, उसको मैनेज नहीं कर पाओ तो दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए कहते हैं कि क्रेडिट कार्ड को सही से मैनेज करने के लिए क्रेडिट वालों से बात करके तो देखो एक बार प्लीज क्रेडिट वालों से बात करके देख लो। सॉरी, कोई बात नहीं, मत ही लो, बेकार चीज है। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेगमेंट, द इंटरनेशनल न्यूज। पहली खबर है अमेरिका से, जहां डोनाल्ड ट्रंप से इंस्पायर होकर एक नया गाना लॉन्च हुआ है। और 10 किन्निया टैरिफां चाहिए तेनू। भाई साहब लगातार टैरिफ पे टैरिफ लगा रहा है, दुनिया भर के मार्केट क्रैश कर दिए इसने। वो कहावत है ना, इफ यूएस स्नीजेस द वर्ल्ड कैचेस कोल्ड। अभी जुकाम हो गया इनको पूरा। दुनिया भर के देशों पे ये टैरिफ्स लगा रहे थे, हालांकि बाद में उन्होंने अभी थोड़ी देर के लिए पॉज कर दिया, लेकिन चाइना ने रिटेलिएट कर दिया है। उन्होंने और टैरिफ्स लगाए हैं, फिर यूएस ने टैरिफ लगाए, फिर चाइना, फिर यूएस, फिर अब हो गया टैरिफ वॉर। समझ रहे ना तुम टैरिफ वॉर क्या होता है? मैं गरीब अभी बताता हूं। देखो, जब भी दो बड़ी बड़ी इकोनॉमीज के बीच में एक टैरिफ वॉर या एक ट्रेड वॉर होता है तो वो सबको इफेक्ट करता है। और दुनिया में शायद ही कोई ऐसा देश होगा जो यूएस या चाइना से ट्रेड नहीं करता होगा। इंडिया दोनों से करता है। अब आपको बताता हूं कि एक नॉर्मल इंडियन का कैसे असर पड़ता है यूएस चाइना के ट्रेड वॉर से। जब टैरिफ बढ़ेंगे यहां से तो ऑब्वियसली बिजनेसेस पे इफेक्ट पड़ेगा, उनकी सेल्स कम होंगी, उनके प्रॉफिट्स कम होंगे। और जब प्रॉफिट कम होते हैं तो मान के चलो कि कोई आईटी सेक्टर में एम्प्लॉय है, गुड़गांव में काम कर रहा है वो, है ना, इन्फोसिस, टीसीएस, ये जितनी भी आईटी कंपनीज हैं, इनका आधा बिजनेस यूएस से आउटसोर्स होकर यहां पे आता है। पर जब यूएस की कंपनीज के पास ही प्रॉफिट नहीं होगा तो वो अपने एक्सपेंशंस, अपने प्रोजेक्ट्स रोक देंगे, यहां पे कंपनीज पे काम नहीं आएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने यूएस में वहां पे टैरिफ वॉर चालू किया था, तो गुड़गांव में बैठे अमित की जॉब जा सकती है। दूसरी तरफ अगर आप देखो, एक और एग्जांपल देता हूं, आंध्र प्रदेश में काफी ज्यादा मछलियां, श्रिम्प्स होती हैं जो यूएस में एक्सपोर्ट होती हैं। पर अगर यूएस टैरिफ लगा देता है तो जो इंडिया का श्रिम्प है वो महंगा हो जाएगा। और जब ऐसा होगा तो कोई और सी कंट्री का ऑल्टरनेटिव, जैसे ताइवान है, लोग ताइवान के श्रिम्प खरीदने लगेंगे। और इससे क्या होगा कि जो भारत के मछुआरे हैं उनकी बिजनेस पे असर पड़ेगा, उनकी सेल्स रुक जाएंगी। तो इतना ही इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड है। वहां दुनिया के एक कोने में डोनाल्ड ट्रंप एक डिसीजन लेता है, या दुनिया के दूसरे कोने में एक बिल्कुल गरीब इंसान जिसको डोनाल्ड ट्रंप का डा भी नहीं पता, उस पर असर पड़ता है। ओके, हिंदू भाइयों सुनो, गेमिंग जिहाद, लैंड जिहाद के बाद अब हमारे मुसलमान भाई लोग मार्केट में एक अलग जिहाद ले आए हैं, शरबत जिहाद। शरबत के नाम पर एक कंपनी है जो शरबत तो देती है, लेकिन वो शरबत से जो पैसा मिलता है उससे मदरसे और मस्जिदें बनवाती है। ठीक है, उनका मजहब है। ये शरबत पियेंगे आप तो गुरुकुल बनेंगे, आचार्य कुलम बनेगा, पतंजलि विश्वविद्यालय, भारतीय शिक्षा बोर्ड आगे बढ़ेगा। इसलिए मैं कहता हूँ ये शरबत जिहाद भी, जैसे लव जिहाद, वोट जिहाद चल रहा है ना, ऐसे शरबत जिहाद भी चल रहा है। तो लो, आपको इस शरबत जिहाद से बचाना है। बट दोस्तों थोड़ा पॉजिटिव सोचो। मुझे लगता है कि आजकल चीजें ना कितनी आसान हो गई हैं। पहले के टाइम पे जिहादी सोचते थे तो एक इमेज बनती थी कि एक आदमी टोपी पहने, सफेद कुर्ता पजामा, एक हाथ में तस्बीह, एक हाथ में बंदूक पकड़े, बैग में आरडीएक्स टांगे चला रहा होगा। क्यों भी ओवर एक्टिंग करता है साला। वो होता था कि हाँ सीरियस मामला चल रहा है। अब कितना डाइल्यूट कर दिया है इन लोगों ने। लैंड जिहाद, लव जिहाद, यूपीएससी जिहाद, शरबत जिहाद। मतलब मुखर्जी के घर में गन्ने का जूस पीता हुआ आदमी जिहादी है। नारा तकबीर छोड़ो, डाइट का भी पूरा ध्यान दिया जा रहा है। बिरयानी जिहाद, शरबत जिहाद, मियां मैं तो कहता हूं एक मिस्री सौंफ जिहाद और हो जाए माशाअल्लाह मकसद पूरा। और अगर आपको इसके पीछे का प्ले समझ में नहीं आ रहा, लेट मी रिवाइंड एंड टेक यू बैक टू द एज ऑफ अ परिधान जीन्स। पतंजलि ने अपनी परिधान जीन्स लॉन्च की थी। पहले उन्होंने बोला अरे ये छोटे छोटे जीन्स, ये गंदे गंदे कटे फटे कपड़े, ये तो पाश्चात्य संस्कृति है, हमें अपने कपड़े पहनने चाहिए खादी वाले। फिर ये खुद मर्चेंडाइज में आए और इन्होंने जीन्स लॉन्च कर दी। तो लोगों ने बोला ये क्या बात हुई, तो ये बोले फटी हुई जीन्स रखी है लेकिन उसमें भारतीयता का ध्यान रखा है। वेस्टर्न कल्चर हाय हाय, लॉजिक को करो बाय बाय, इतनी हिपोक्रेसी वाय वाय। मोटा पैसा आए आए, स्प्रेड करो बस लाए लाए। छी यार मैं क्या बोल गया। पर अगर आप इसको बड़ी बारीकी से देखोगे देन यू रियलाइज हाउ गुड अ मार्केटिंग स्टंट दैट इज। जो ये बोल रहे हैं बहुत सोच समझ के बोल रहे हैं, बहुत केयरफुली क्राफ्टेड, क्लासिक बिजनेस टेक्स्ट बुक। विलिफाई द कंपटीशन एंड देन एंटर द मार्केट। पहले बाकी प्रोडक्ट को एंटी कल्चर, एंटी इंडिया बता दो और फिर वही प्रोडक्ट खुद बना के बोलो इंडिया इज पतंजलि, पतंजलि इज इंडिया। बाबा जी यार सैल्यूट है। ना जीन्स, ना बिस्कुट मंजन, ना शरबत। आपको रिलीजन और नेशनलिज्म के पैकेजिंग में कैपिटलिज्म बेची जा रही है और फिर खरीद भी आप ही रहे हो, बिक भी आप ही रहे हो।
एक और वीडियो जो बहुत वायरल रही इंटरनेट पर वो थी ये वाली। केरला की ये वीडियो है जहां पर एक प्राइवेट कंपनी के एम्प्लॉइज को उनका सेल्स टारगेट मिस करने पर ऐसे ट्रीट किया गया, गले में पट्टा डाला गया और फिर कुत्ते की तरह रेंगने और भौंकने को बोला गया और बोला गया ये तो हमारी मोटिवेशनल पनिशमेंट है। देखो गलत काम हो रहा है वो ठीक है, पर जो उसकी अच्छी ब्रांडिंग करते हैं ये लोग वो देख के शौक लगता है। चाहे जितना खेलो कबड्डी टूट जाएगी हड्डी नहीं पड़ेगी चड्डी 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 चड्डी। वरना ऐसी कौन सी नौकरी है जहां पर आप कोट पैंट पहन के जाओ पर टाई की जगह पट्टा लगा के मालिक के लिए भौंको? तुम्हें पता है कौन सी नौकरी? थोड़ी मर्यादा रखिए। ओके, एक वीडियो वायरल हुई और फिर एक पोस्ट। अब देखो देश भर में स्कूल्स के नए सेशन स्टार्ट होने वाले हैं और आजकल वो समय चल रहा है जब अभिभावक जाके अपने बच्चों के लिए दुकान से किताबें खरीदते हैं। ज्यादातर ये जो किताबें होती हैं स्कूल के ही करिकुलम में होती है और स्कूल वाले खुद बताते हैं कि आपको ये जाओ ये वाले बुक डिपो से आपको किताबें मिलेगी। अब कई सारे अभिभावकों ने एक वीडियो शेयर करी, पोस्ट डाले कि जो किताबें मिल रही हैं मार्केट में ये बहुत महंगी मिल रही हैं। आज मैं 5th क्लास के बच्चे की बुक लेकर के आया हूँ, देखिएगा। और इन बुक्स की जो खास विशेषता है वो आपको दिखाता हूँ। इन बुक्स का कवर पेज जो है वो चांदी का है, ये देखो। अरे ये तो नहीं है, तो अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। इसके जो पिक्चर्स है, फोटो जो लगी है उस पर चांदी का अर्क जरूर है, ये देखिएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा ऐसा भी कुछ है, अच्छा ऐसा भी कुछ नहीं है। तो इन बुक्स की खास विशेषता ये बताता हूँ कि जैसे ही बच्चा इनको हाथ में लेगा उसके दिमाग में ये पुस्तक जो है ये ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। अगर ऐसा भी नहीं है तो फिर मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूं कि भैया ये 5th क्लास के बच्चों की बुक्स की कीमत 6,903 क्यों? और ऐसी एक पोस्ट और शेयर किया था मिथिलेश जी ने और उन्होंने बताया था कि वो भी 6th क्लास के बच्चों की जब किताबें लेने गए तो उनको उसकी कीमत 9,215 रुपए पड़ी। मतलब जो प्राइमरी क्लासेस की जो किताबें हैं वो आ रही हैं 6,000, 9,000, 10,000 तक। इतनी हमारी पूरी हाफ ईयरली फीस हुआ करती थी। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो स्कूल और एजुकेशन एक्सपेंस है ये पिछले कुछ सालों में ज्यादा बढ़ा है। एक सर्वे के अनुसार सिर्फ पिछले 3 सालों में जो स्कूल एजुकेशन एक्सपेंस है वो 50 से लेके 80% तक बढ़ गया है। स्कूल से अपनी फीस बढ़ा दी है, बुक्स की फीसेस बढ़ गई हैं और भी आप जिन लेने जाओ तो पता चलेगा यूनिफॉर्म भी महंगा पड़ रहा है, जूते भी महंगे पड़ रहे हैं, बच्चे के यहाँ वहां के सामान भी महंगे पड़ रहे हैं और फिर स्कूल वैन का खर्चा, एक्स्ट्रा करिकुलर और फिर बच्चे की डिग्री के बदले आपके घर के कागजात मांगने आएंगे सीधे। अब ये कुछ ऐसा अनरेगुलेटेड मार्केट है जिसपे सरकार के हस्तक्षेप की जरूरत है, क्योंकि एजुकेशन एक्सपेंस सिर्फ स्कूल फी नहीं है, उसके अलावा जो जो एक पेरेंट से, अभिभावक से खर्चे कराए जाते हैं वो स्कूल मैनेजमेंट की कमाई का एक मोटा जरिया है। जैसे कि आप किताब खरीदते हो तो आपने देखा होगा कि स्कूल वो एक ही बुक डिपो से आपसे बोलेंगे कि आप किताब लेके आओ, क्योंकि उनसे उनका कमीशन होता है। स्कूल यूनिफॉर्म जो मिलती है वो एक ही जगह से मिलती है क्योंकि वहां से भी उनका कमीशन होता है। और ये जो चीजें होती हैं, यहाँ 10-20% कमीशन खा के स्कूल वाले तो अपना काम बना लेते हैं, लेकिन पेरेंट्स को बहुत जोर पड़ता है। और ये कुछ ऐसी जगह हैं, हेल्थ केयर, सेहत और बच्चे की पढ़ाई, जहां पे लोग नहीं सोचते इंडिया में आप जितने पैसे मांगोगे वो उतना दे देते हैं, चाहे उनको कैसे भी करके पैसे अरेंज करने पड़े, पर कोई रोक टोक नहीं है तो चला जा रहा है। अब देखते हैं हफ्ते की कुछ अनोखी खबरें इन द नेक्स्ट सेगमेंट। पहली खबर है बिहार के बिहार शरीफ से। एक सेकंड, एक ही लाइन में बिहार और शरीफ, लाइक बीजेपी एंड सेक्युलर, लाइक जून एंड ठंड, लाइक रिजवान का विन एंड खैर, यहां का ये क्लॉक टावर आजकल बहुत चर्चा में है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा के लिए बनाया गया ये क्लॉक टावर चालू होने के बाद बंद हो गया पूरे एक दिन में। हाँ, एक ही दिन हुआ, उसके बाद टाइम वॉज नॉट टाइमिंग। और सुनो, वजह दी गई कि इसलिए हुआ क्योंकि कुछ चोर क्लॉक टावर में घुस के उसकी तार चुरा ले गए। कॉपर तांबे की होती ना वो, तो क्लॉक टावर में घुस के घड़ी की तार चुरा ली। देखो बिहार के चोरों, ड्यू रिस्पेक्ट टू यू, बट घड़ी में से तार कौन चुराता है यार? दूसरे स्टेट में कारें चोरी होती है, यहाँ तारें चोरी होती है। जलवा है हमारा। और पहले लोगों ने बोला बड़ा स्कैम है क्योंकि 40 लाख का बना है, फिर कुछ लोग आए, नहीं फैक्ट चेक किया कि नहीं ये 40 लाख का नहीं 20 लाख का बना है। तो भाई वो जस्टिफाई थोड़ी हो रहा है, 20 लाख का बना है ये, 20 लाख का ये डिजाइन, 20,000 की पानी की टंकी से ज्यादा एस्थेटिक होती है। चलो रोलेक्स के दाम में सोनाटा चिपकाते हो फिर कहते हो टाइम क्यों नहीं चल रहा क्योंकि तारे चुरा ली तुमने। और बिहार के चोर वाकई में कितने क्रिएटिव है ये अगली न्यूज से सुनो, मोतिहारी से। यहां पर एक गांव में चोरी की वारदातें बढ़ने लगी। कुछ ही दिनों में 10 घर में चोरी हो गई लगभग।
खौफ इतना बढ़ गया कि लोग दिन में अपने घर में ताला लगा के रखने लगे और पुलिस जांच कर ही रही थी कि चोरों ने इलाके में एक बार फिर से धावा बोल दिया और माल तो ले गए, घर में चिट्ठी छोड़ के गए जिसमें लिखा था आई लव यू पुलिस मामा, हम आपसे तेज हैं। वे चोरी तो कर ही रहे हैं, चिढ़ा अलग रहे हैं। बहुत टाइम से मैंने गैंग्स ऑफ वासेपुर नहीं देखी, बट दिस हैज वेरी मच परपेंडिकुलर वाइब्स। पता नहीं पाए। चोरी के बाद बकचोरी की अगली खबर सुनो मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम से। यहां पर शहीद भगत सिंह यूनिवर्सिटी में एग्जाम के पेपर चेक किए गए पियून के द्वारा। हाँ, बच्चों ने जिस एग्जाम के लिए 5-5 महीने तैयारी की थी, टीचर ने 5,000 रुपए देके पियून से कॉपी चेक करवा दी उनकी। वाटर बॉय को ही थर्ड एम्पायर बना दिया। और प्रोफेसर से पूछा गया कि भैया ऐसा क्यों किया तुमने, तो कहा कि इसलिए क्योंकि हम बीमार थे। अरे मालिक, आप बीमार थे इसका मतलब ये थोड़ी कि अगला क्वालिफाइड था। व्यापम से बड़ा स्कैम हो गया यहाँ पे। और दो मोदी को वोट। सफेद कपड़ा मैं अभी उतारता हूँ। मैं तो बहाना भी ढूंढ रहा हूँ बहुत दिन से, कपड़े फॉलोअर ज्यादा मिल जाते ना मुझे। चलो, सेगमेंट के अंदर आपका फेवरेट सेगमेंट, अब आते हैं शादी की खबरों की तरफ। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में एक शादी हुई। जूता चुराई की रस्म में सालियों ने दूल्हे से 50,000 रुपए मांगे। अब भाई के पास उतने नहीं थे तो उसने सिर्फ 5,000 रुपए दे पाए। एंड एज रिपोर्टेड, इतने कम सेटलमेंट पे लड़की वाले भड़क गए। उन्होंने कहा कि नहीं, ये हमारा दामाद हो ही नहीं सकता, ये भिखारी है। और तुम्हें लग रहा है बेइज्जती है, तो सुनो, जूता चुराई के बाद फिर जूता तोड़ाई हुई। मेरा नाम मोहम्मद साबिर है। तो साली ने 50,000 मांगे तो मैंने उनको 5,000 रुपए दिए। अपनी बैठक में बंद करके हमारे वालिद साहब को, हमारे हाजी जी को, हमारे भाई को और हमारी भाभी को, हमारे भतीजे को, सबको मारा सर। ये मेहमानों की खातिरदारी का तरीका थोड़ा कैजुअल है। भाई का नाम इरफान, आबिद, जाविद, जफर। एक आबिद, जाविद। मुसलमान भाइयों में भी जूता चुराई की रस्म होती है? हाँ सलीम भाई, ये बताओ कि मतलब मुसलमान भाइयों में भी जूता चुराई की रस्म होती है? मुझे कैसे पता चलेगा यार, तुमने अपनी खाला की बेटी से बात ही नहीं करवाई मेरी। अच्छा, उससे तुम्हारी चल रही है, ठीक। और कौन सी रस्म होती है साथ में? सारी रस्म होती है? क्या कह रहे हो? लड़की का कंसेंट भी लिया जाता है? बारात, विदाई, हल्दी भी होती है, मेहंदी, अच्छा, टीका, जूता चोर, सब होता है। अरे यार, मुझे तो इतना पता ही नहीं था। मैं तो जब जाता था बस खा के आ जाता था। चलो, यूपी से ही अगली शादी की न्यूज़ सुनते हैं। इतनी यूपी में शादी होती है, तभी इतने बच्चे होते हैं, तभी इतनी आबादी होती है। थोड़ा चैन खाएंगे दोस्तों हम लोग। यूपी, आई लव यू। अगली सुनो अलीगढ़ से। यहां पर एक औरत शादी के एक दिन पहले मंगेतर के साथ भाग गई अपनी बेटी के। इट गॉट वर्स। अरे बाबा, टाइम बहुत खराब आ गया है। और अपनी बेटी के मंगेतर के साथ भागने से पहले इसने अपनी बेटी की शादी के जो जेवरात थे वो भी लेके भाग गई। क्या? अपना जमाई और पति की कमाई दोनों लेके भाग गई। इस खबर के मुताबिक साली आधी घरवाली, सास पूरी। कॉमेडी इज नॉट माय फोर्टे, आई एम जस्ट हियर टू से सॉरी। अच्छा ये भगवान क्या जुल्म है। में क्या जोड़ा कि 17? नो। When your partner tells you they cheated on you, don't ask with who. Ask with whom. अरे यार, speak good English no matter what the circumstance. चाहे जिंदगी के लगे हो, ग्रामर के नहीं लगे होने चाहिए। Imagine him correcting your grammar to that question. किसके साथ तुमने ये सब किया? किसके साथ नहीं, कितनों के साथ। कहाँ गया था छिन? यार, इतना सिंगल हूं कि पार्टनर को पेरेंट पढ़ रहा था। Mom's washing as us as kids. ASMR बिफोर इंटरनेट। भाई मम्मी ऐसे रगड़ती थी, पूरा ऐसे रगड़ के ना खींच देती, ऐसे मसाज हो जाती थी पूरी। और ऐसे पतले पतले तो हाथ रहते ही थे, एक बार में ऐसे पूरा मैल के साथ साथ हड्डी भी डिसलोकेट हो जाती थी। इंटरव्यूअर, शो मी योर पाइथन स्किल्स। सांप आ जाएगा इसमें। अमेरिका क्या कहता था? क्या हो तुम? They want Python skills, not Cobra skills. अच्छा, सॉरी, फैक्चुअल एरर हो गया यहाँ पे, बाकी सब ठीक था। बेबी, तूने कुछ खाया? प्लीज खा ले कुछ। तुम्हारे बिना नहीं खाऊंगा। प्लीज बेबी खा लो ना, नहीं तो बीमार हो जाओगे। मेरे लिए खा लो प्लीज। ओ फुल निब्बा निब्बी। नहीं यार, मैं बीमार हो जाऊंगा, पर तुम्हारे ही बिना नहीं खाऊंगा। ओ
ओ ओके 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 बस अब बेबी मार खाएगा। अब तू देख अब तू गया मौत के साथ काय को खेलने का रे बाबा, काय को। बट ये है मतलब लड़के जो बोलते हैं ना टेक्स्ट पे, उससे सच होता नहीं है। मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा। देसी मॉडर्न बेटा। पानी पी के बोतल खाली कर रहा है, वापस भर दियो। ओ, मम्मी वाला दोबारा देखना है मुझे। ये कौन सी चोक स्लैम थी? भाई साहब, मैं तो सोच रहा हूँ जब भी कैमरा का शॉट लिया गया होगा, उसने फोन नीचे रखा होगा, उसने कहा मम्मी जितनी WWE देखी है आपने सब एक ही आपको एक शॉट में निकालनी है। दैट पंच वाज मोटिवेटेड बाय रोमन रेंस। खाली रहे, मम्मी 619 मार देती है अभी इस पे। फाइनली दुकान चालू हो गई। ये देखो बिल्कुल, ओहो सबको पता था यही होने वाला है इसका। इस पे मोनिका रॉय कमेंट करती है, मैं सबका मूड बना दूंगी एक बार। अरे यार ये भाई ठरक का पुजारी नहीं है वो। आप दीदी कोई दूसरे कमेंट सेक्शन में जाओ। भाई साहब, इस देश में बच्चे लोगों को बेवकूफ बना सकते हैं। मूर्ख है लड़का नहीं, इसकी जनता इसके भक्त हैं। 17 का यार, तबे सबसे ज्यादा कमाएगा ये, तुम देखना। इतनी अच्छी बात बोली ना किसी ने, लोग बनते हैं, बस बनाने वाला चाहिए। क्या बात है, क्या बात है। इस पॉइंट पे कबीर का दुआ करने से कम नहीं लग रहा मुझे ये जैसे आपने लिखा है महाशय। बेस्ट बिजनेस इन इंडिया था उस देश। हाँ भाई बिल्कुल सही पकड़े हैं। बॉयज विल बी बेटा बॉयज। कल टाइम से उठ। बेचारा मेरा बेटा, रात के 2 बज रहे हैं। एग्जाम्स की इतनी टेंशन रहती है कि सारा टाइम सोच में पड़ा रहता है, सो भी नहीं पाता। मैं ना अपने बच्चों को बिना ड्रेस के स्कूल भेजा करूंगा, फिर उनकी मैडम मुझे कॉल करेगी। He must be thinking about some other girl. ने बच्चों बिना moment he decided to permanently shift to Canada. भाई बहुत कितना गलत था। अंकल की कोई गलती नहीं थी, अंकल की कोई पीछे से गाड़ी जा रहे थे, वो पूरा कैमरामैन को सब पता था, फिर भी आने से नहीं रोका। उसको कंटेंट चाहिए था भाई, सिंपैथी नहीं। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। कैमरामैन को नर्क में भी जगह मिलना मुश्किल है। बात तो सही है। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस। अरे चाचा, वो मूत्रालय नहीं मंत्रालय लिखा है। हेलो। और लाइक करते जाना दोस्तों। एपिसोड खत्म हो चुका है, और अगर पसंद नहीं आया तो हाँ डिसलाइक भी कर सकते हो। अगर आपको ऐसा ही कंटेंट अच्छा लगता है, मटर गश्ती में आपको हफ्ते की पूरी खबर जानना देखना अच्छा लगता है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। किसी दोस्तों के साथ ऑब्वियसली शेयर कर सकते हैं, किसी लव्ड वन के साथ ये एपिसोड एक बार जरूर देखना, मजा दोगुना चौगुना हो जाता है। एंड एज यूजुअल यू नो व्हाट आई एम गोइंग टू से। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टाटा, बाय बाय, शब्बा खैर, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, subscribe and share. That's it. Thank you for watching Sunday Show.